हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और उसमें हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन नया चैप्टर 1 शुरू करेंगे। उसके बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हमारे ट्रांजैक्शन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसको कैसे बनाते हैं। तो आओ बच्चों, आज एक नई चीज़ जानते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे लेखांकन समीकरण। इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? बच्चों, सबको पता होगा कि हम लोग जब एक बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो यह कहा करते हैं कि उसका उससे समीकरण नहीं मिल रहा है, उसका उससे समीकरण नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि दो चीज़ें या दो आदमियों के आदतें एक जैसी नहीं है, एक जैसी बात नहीं करते हैं, उनके नेचर एक जैसे नहीं है, मतलब वो बराबर के नहीं है, मतलब वो बराबर में नहीं है। सभी समीकरण बोलते हैं उसको। समीकरण का मतलब है दो चीज़ों में समानता होना। दो चीज़ों में समानता होगा, जो एक चीज़ है वही दूसरी चीज़ होना चाहिए। तो ये समीकरण हर क्षेत्र में लागू होता है। आपके मैथ में भी लागू होता है। a+b=ab कहते हैं तो ये एक समीकरण हो गया। ऐसे फिजिक्स में भी लागू होता है, ऐसे केमिस्ट्री में भी लागू होता है, हमारे निजी जीवन में भी लागू होता है। तो ये समीकरण होता है कि समीकरण ठीक से नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ है, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग समीकरण की। अकाउंटिंग समीकरण से आप वो अभिप्राय ये है कि हम अकाउंट में किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। दो चीज़ें बराबरी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में हम डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ें लेके चलते हैं। हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होती हैं, दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। एक पहलू किसी का नहीं होगा। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। डेबिट बराबर और क्रेडिट, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा। तो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ये लेखांकन का नियम है। तो अब इसको हम जानेंगे कैसे? ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में जानना पड़ेगा। बैलेंस शीट के दो पहलू होते हैं। बैलेंस शीट इस शेप में बनती है, ये बैलेंस शीट का शेप है। इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और इसको एसेट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये लायबिलिटी देनदारियां और इसको संपत्ति बोलते हैं। ठीक बच्चों, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होती है और राइट साइड में हमारी एसेट्स होती हैं। अब ये नियम है कि ये एसेट का टोटल, ये टोटल और इस टोटल के बराबर होना चाहिए। एसेट जितने का टोटल होगा, लायबिलिटीज का भी उतना ही टोटल होगा। ये लेखांकन का समीकरण। अब एसेट में क्या क्या आता है? एसेट में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है, मशीनरी आती है, कैश आता है, बैंक डिपॉजिट आता है, डेटर्स आते हैं और स्टॉक आता है, और भी छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे एसेट का भाग है। कैपिटल में, इसमें देनदारी में आता है हमारा कैपिटल, इसके बाद आता है
बैंक लोन्स या लोन्स भी कह सकते हैं, लोन्स भी कह सकते हैं, कहीं से भी लोन लेंगे तो, और क्रेडिटर्स भी आते हैं। ये अभी छोटा छोटा समझते हैं, बैलेंस शीट में फिर पूरा डिटेल में समझेंगे। ये हमारे बैलेंस शीट का एक प्रोफॉर्मा है कि हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब इसका नियम यह है कि ये टोटल और ये टोटल के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? इसलिए बराबर होना चाहिए कि बच्चों, आप सभी को पता है जितने पैसे आपके पास होंगे उतने तो पैसे आप खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा कोई खर्च नहीं कर पाता है। मान लो कोई आदमी सर्विस कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये ही खर्च करेगा। इसके अलावा खर्च करेगा तो उसको लोन लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, या कोई वस्तु जो लेके आ रहा है उसको उधार लाना पड़ेगा। यही जरिया हो सकते हैं। तो जब भी वो ये चीज़ लाएगा कोई भी, तो यहीं से लाएगा, उसके पास यहाँ पैसे यहाँ से होने चाहिए। जब यहाँ से पैसे होंगे तभी वो इन चीज़ों को खरीद सकता है। तो इसलिए ये टोटल दोनों बराबर होने चाहिए। अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, कोई उधार देने वाला नहीं होगा, तो वो कोई चीज़ नहीं खरीद पाएगा। तो लिहाजा ये टोटल और ये टोटल बराबर होना चाहिए। अब इन टोटल को बराबर करने के लिए ये समीकरण बना हुआ है। ये ड्यूअल सिस्टम है कि आप जो चीज़ ट्रांजेक्शन होगा उसमें एक हम डेबिट करेंगे, एक क्रेडिट करेंगे। तो इनमें से किसी को डेबिट होना है, किसी को क्रेडिट होगा, तो बैलेंस बराबर रहता है। अब आते हैं कि ये तो हो गया ये, तो आप इसको समीकरण के रूप में कैसे समझते हैं? एसेट्स एज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी एसेट्स है और ये किसके बराबर है? इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल, और इसको हम लायबिलिटी। एक्चुअली क्या है, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। कैपिटल को हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी इसलिए बोलते हैं कि ओनर, जिसने बिजनेस शुरू किया है, वो पैसे लगाता है, वो पैसे लगाता है। व्यापार के लिए वो देनदारी होगी, व्यापार के लिए वो लायबिलिटी होगी, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसको हम ऑनर को नाम ना लेके कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी वो कहीं से लोन लेगा, चाहे बैंक से ले और चाहे कहीं से उधार लेके आ जाए, तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बाहर से आ रहा है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये इंटरनल लायबिलिटी और ये एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी को हमने कैपिटल में शो कर दिया है, इसको तो हमने कैपिटल में लिख दिया। एक्सटर्नल लायबिलिटी को हमने लायबिलिटी लिखा हुआ है। तो ये जब अगर लायबिलिटी शब्द आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कैपिटल तो लिखा ही हुआ है। तो एसेट्स एज इक्वल टू होगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग का इक्वेशन है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता है कि एसेट जितनी की होगी, लायबिलिटीज और कैपिटल उतने की हमारे पास होगी। ये नियम है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लो हमें केवल कैपिटल दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है, एसेट दी गई है और लायबिलिटी नहीं दी गई है और कैपिटल दी गई है, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस कैपिटल एज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। आप इसकी जगह मान लो लायबिलिटी दी हुई है और कैपिटल आपको नहीं दी हुई है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी एज इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा। इक्वेशन यही रहेगा कि ये एसेट जितने की है उतने की लायबिलिटी और कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। बच्चों ये तो हो गया आपका इक्वेशन। ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। एसेट्स एज इक्वल टू, इसको यहां लिख लेते हैं, एसेट्स एज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
समझ लिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ये बात हमें समझ ली है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कैसे इफेक्ट करता है, कौन कौन तरीके से एक ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे बदलता है, क्योंकि अमाउंट बदलता रहेगा, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बदलने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों, एक ट्रांजैक्शन ऐसा हो कि जिसमें कि हमारा एक चीज़ इंक्रीज हो जाए, दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो जाए, तो दोनों को टोटल बराबर हो जाएगा। ये एसेट हमारी बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो दोनों को टोटल बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख के समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। हमारी एसेट बढ़ गई कोई, तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई और हमारा टोटल बराबर हो गया। क्या हो सकता है ऐसा ट्रांजैक्शन? ऐसा ट्रांजैक्शन एक सोचो, बताओ, मैं बताता हूं। क्रेडिट परचेज ऑफ ₹5,000। हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज कर लिया। कितने का? 5,000 रुपये का। तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन जब होगा तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, एसेट कौन सी इन्वॉल्व हो रही और लायबिलिटी कौन सी इन्वॉल्व हो रही है। तो हम इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। परचेज करेंगे तो परचेज करने में हमारा स्टॉक ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्टॉक क्या करेगा बच्चों? स्टॉक इंक्रीज करेगा। जब हम परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज करेगा। अब हमने क्रेडिट परचेज लिखा हुआ है। क्रेडिट का मतलब हमने किसी से माल उधार लिया है, तो हमारी जब हम उधार लेते हैं तो ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। किस रूप में इंक्रीज होगी? क्रेडिटर के रूप में। जिससे हम माल उधार लेते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई क्रेडिटर के रूप में। एक तरफ हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, दूसरी तरफ हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया, लिहाजा हमारा इक्वेशन बराबर हो गया। 5,000 रुपये हम यहाँ बढ़ा देंगे, 5,000 रुपये हम यहाँ इंक्रीज कर देंगे और हमारा टोटल बराबर होगा। जब हम इसका वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हम आपको लिखे तो बताएंगे। अभी तो ये समझ लीजिए किस किस तरीके से ट्रांजैक्शन अफेक्ट करता है। अभी तो अपन को ये समझना है कि ट्रांजैक्शन किस किस तरीकों से इफेक्ट करता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि एसेट हमारी इंक्रीज हो गई तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। नंबर 2, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। हमारी एसेट डिक्रीज हो गई तो हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। उदाहरण बताओ इसका, कोई सोचो। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। हमने उधार लिया था स्टॉक, अब हमने इसको पैसा पेमेंट कर दिया। क्या क्या इन्वॉल्व हो गया बैलेंस शीट का? एक तो कैश इन्वॉल्व हो गया और हमारा क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया हमने, तो क्या हुआ? कैश भी हमारा डिक्रीज हो गया और क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गया। अब ये एसेट थी कैश और क्रेडिटर था हमारा लायबिलिटी, दोनों चीज कम हो गई तो इस पर कोई असर नहीं पड़ा, हमारा ये बराबर हो गया। अब हम तीसरी चीज आती है कि मान लो कैपिटल, ऑनर ने कैपिटल और लगा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज इन कैपिटल एंड
इंक्रीज इन एसेट्स। ट्रांजैक्शन का फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज इन कैपिटल में अगर कर देते हैं, अगर उसने कैपिटल लगा दिया तो हमारे दो ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? नंबर एक तो कैपिटल पर फर्क पड़ेगा और नंबर दूसरा है हमारा कैश और बैंक पे फर्क पड़ेगा, जो हमारे एसेट्स रहते हैं। ये किसके हैं? एसेट है और ये हमारी लायबिलिटी है, हमारी क्या? व्यापार की। कैपिटल व्यापार की लायबिलिटी है और कैश और बैंक व्यापार की एसेट है। तो अगर उसने कैपिटल लगा दिया, मान लो व्यापार में ज़रूरत पड़ी और ये ट्रांजैक्शन आया कि ऑनर ने 5 लाख रुपए व्यापार में और बढ़ा दिए कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई और कैश या बैंक भी हमारा इंक्रीज हो गया। लिहाजा इस टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतने से बढ़ जाएगा। 5 लाख रुपए लगाए तो 5 लाख रुपए से टोटल बढ़ जाएगा, दोनों तरफ बराबर रहेंगे और हमारा इक्वेशन बराबर है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट, ये 3rd नंबर था। 4th नंबर बच्चों आता है ए कि डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज कैसे कैपिटल होगी? ऑनर ने ड्राइंग कर ली। ऑनर क्या करेगा? कभी कभी ड्राइंग करता है ना, तो ड्राइंग कर लिया तो कैपिटल कम हो जाएगी। ऑनर मेड ड्राइंग्स, तो इसमें आपका एक तो ड्राइंग हो गया और दूसरा आपका कैश या बैंक हो गया, और दोनों आपके डिक्रीज हो जाएंगे। ड्राइंग किस में आता है? कैपिटल से माइनस होगा, तो कैपिटल भी डिक्रीज हो गई और कैश या बैंक भी डिक्रीज हो गया, तो दोनों चीज कम हो गई, तो लिहाजा टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 4 आइटम हो गए आपके, जो कि दोनों तरफ इफेक्ट करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को एसेट साइड भी इफेक्ट होगी इससे और लायबिलिटी साइड भी इफेक्ट होगी, तो ये तो वो दोनों साइड हो गए। अभी आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकते हैं, ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग ओनली वन साइड। वन साइड का मतलब या तो वो एसेट हो सकता है या लायबिलिटी हो सकता है, दोनों आइटम एक ही साइड से रिलेट कर रहे होंगे, ऐसा भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? नंबर 1, इसमें क्या उस ट्रांजेक्शन का असर क्या होगा? उस ट्रांजेक्शन का असर होगा इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर। समझ गए? एक एसेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगा ऐसे? हमने क्या किया, बैंक से पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। कौन कौन से 2 चीजें इन्वॉल्व हो गई बच्चों? एक तो बैंक डिपॉजिट हो गया और दूसरा कैश हो गया। दोनों हमारे एसेट से रिलेटेड कर रहे हैं, कैश भी और बैंक भी, है ना। बैंक डिपॉजिट हमने विड्रॉ किया है तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और कैश हम ले आए तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? बैंक से हमने पैसा निकाल लिया तो पैसा हमारे व्यापार में आ गया, तो बैंक का डिपॉजिट तो कम हो गया लेकिन कैश हमारा बढ़ गया, तो ये दोनों साथ साथ हो गए। इसका असर क्या होगा? यहाँ तो कोई असर नहीं होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा चीज हो सकती है, इसको मिटा देते हैं बच्चों।
तब समझ में आएगा। इसमें दूसरी चीज होती है कि इंक्रीज वन एसेट और डिक्रीज अनदर। इंक्रीज वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज अनदर, तभी तो बराबर होगा। अगर हम लायबिलिटी में एक लायबिलिटी बढ़ा देंगे और दूसरी लायबिलिटी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये होता है अमूमन कंपनी के अकाउंट में। कंपनी के अकाउंट में क्या करता है, कंपनी की जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनको कुछ शेयर इशू कर देता है, तो शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो जाती है। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो लायबिलिटी ही है, लेकिन कैपिटल शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाए। और क्रेडिटर्स जिनको भी शेयर इशू कर दिए गए उनको उनकी कम हो जाएगा, उनका डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज अनदर। शेयर इशू या डिबेंचर टू क्रेडिटर्स, इसमें दो चीज हो गई, एक तो शेयर कैपिटल आपका हो गया और दूसरा हो गया क्रेडिटर्स, जिनके फेवर में शेयर इशू किया गया। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए क्योंकि उनको शेयर इशू कर दिए गए, शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई। तो एक इंक्रीज हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, टोटल हमारा बराबर होगा। और इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बराबर रहेगा, टोटल यहाँ पर बराबर ही रहेगा। अब बच्चों आता है कि ये तो हो गई ट्रांजेक्शन कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया और हमें दो उसमें चीजें उन पर इफेक्ट हुआ, एसेट पे हुआ या लायबिलिटी पे हुआ, दोनों एसेट पे हुआ या दोनों लायबिलिटी पे हुआ। अब तीसरी सिचुएशन आ सकती है कि तीन आइटम का इफेक्ट हो जाए। दूसरी सिचुएशन एक आ सकती है कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है कि हमारे तीन आइटम से ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग थ्री आइटम्स। ऐसा क्या आइटम हो सकता है, ऐसा क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है बच्चों? ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है कि मान लो हमने सेल्स किया, सेल्स गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000। अब इसमें कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज रुपीज 45,000। हमारे पास स्टॉक में जो गुड्स था वो 45,000 का था और हमने उसको सेल कर दिया 50,000 में, कैश में, इन कैश। कैश में हमने उसको सेल कर दिया। कितने में? 50,000 रुपये का माल बेचा है हमने, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स की जो था वो 45,000 था। नेचुरल है 5,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई। तीन चीजें क्या क्या इन्वॉल्व हो गई? सबसे पहले तो आपने कैश इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि हमने कैश में सेल किया है तो हमारे पास कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया। ठीक। दूसरी चीज क्या है इसमें इन्वॉल्व? दूसरा है हमने सेल्स किया। सेल्स है स्टॉक जो एसेट में आता है, ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। जब हमने सेल किया तो माल हमारे पास से चला गया तो ये डिक्रीज हो गया। तीसरी चीज जो है हमें प्रॉफिट हो गया। तीसरा चीज क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? कैपिटल का। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और अगर हमें लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो गई।
ठीक बच्चों, 3 आइटम अफेक्टेड हुए। नंबर 1 कैश, नंबर 2 स्टॉक, नंबर 3 प्रॉफिट या कैपिटल। 3 चीज हमारी इन्वॉल्व हो गई। कैपिटल हमारी प्लस हो जाएगी क्योंकि हमें फायदा हुआ है। कैश हमारा आया है, ये भी प्लस हो जाएगा, और स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा। स्टॉक जितने स्टॉक था, मान लो ये 50,000 का है, 50,000 का स्टॉक 45,000 हुआ, कैश आया 50,000। स्टॉक कैश इतना आ गया 50,000, और स्टॉक था हमारे पास 45,000 का। डिफरेंस क्या है? 5,000 का। इस साइड में डिफरेंस कितने का है? 5,000 का आएगा। एक माइनस हुआ, एक प्लस हुआ, तो डिफरेंस 5,000 का रहेगा, और वो 5,000 हमारे कैपिटल में आया। ये आ जाए यहाँ अंकर, फिर बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, जो 3 आइटम्स इफेक्ट होंगे उनका। तो बच्चों, आज तो हमने ये जान लिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये ट्रांजैक्शन, इसका मीनिंग क्या है, इसके ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो कहाँ कहाँ इसका फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा हमने बैलेंस शीट का आपको बताया कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम होते हैं, वो किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन से, ट्रांजैक्शन से इफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं यार, ये सब क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इनको रिविजिट करना, जिससे कि आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। ओके, बाय, गुड डे, नमस्कार।